हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। किसका? इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आज ये सेकंड पार्ट है। हम लोग अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जानने की कोशिश करी कि क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से बढ़ा, या एग्रीकल्चर सेक्टर का कंडीशन किस तरीके का था, या कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, या फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से रूल किया गया हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को हटा के, या हैंडीक्राफ्ट जो हमारे देश के लोग एम्प्लॉयमेंट जहाँ से जनरेशन कर रहे थे उनको हटा के। तो आज हम लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे कि फॉरेन किस तरीके से किया गया, किस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम को, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ था, या हमारा कंडीशन क्या था 1947 में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, इंडियन इकोनॉमी का, जो कि सेकेंड पार्ट है। तो आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करा होगा और आई होप सो ये भी अच्छे तरीके से आप लोग एंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो आज हम लोग क्या सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या था, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि भाई एग्रीकल्चर का किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ, या एग्रीकल्चर का किस तरीके का कंडीशन था। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्या पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्टर, खास करके जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, या उस वक्त का कंडीशन क्या था 1947 में, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या जब आज़ादी के कगार पर था। तो कहीं ना कहीं क्या अब फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था वो किस तरीके से डाइल्यूट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो चीज़ हम लोग यहाँ डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एरिया फॉरेन ट्रेड मतलब बोला जाए कि इंडिया जो है वो एमिनेंस इन अ एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ही भारत कहीं ना कहीं क्या है कि एक मजबूत पकड़ बनाए रखा था किसमें, ट्रेड में, खास करके एक्सपोर्ट रीजन में। रोमन्स लोग बोला करते थे क्या कि द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, की मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं हमारे भारत में, मतलब इतना बड़ा बाजार है हमारा, इतना बड़ा मार्केट है। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के द्वारा ये माना जाता है, बहुत कंट्री के द्वारा ये माना जाता था कि हमारी कंट्री में बहुत स्कोप है। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया इज वेल एक्सपोर्टर, कि ब्रिटिश आने से पहले हमारे देश में कहीं ना कहीं क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन वुडन गुड्स एंड आइवरी वर्क्स एंड प्रेशियस स्टोन वगैरह, ये सारा क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। तो आप लोग सही तरीके से अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद क्या कि भाई स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड क्या था एट द एड, मतलब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में, कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला कि नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। क्या करता था ब्रिटिश कि हमारे देश से क्या करता था, रॉ मटेरियल ले जाता था अपने देश। हम पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्राइब करा, इसलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिनिश प्रोडक्ट क्या करता था, कहीं ना कहीं वो भारत में आके बेचता था, कहीं नहीं सोल्ड करता था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मुनाफा उस तरीके से होता था, इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाता था जो भारत में पैसा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री था, खास करके रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो और शुगर इंडस्ट्री, उन सब का कहीं ना कहीं इंडिया बिकेम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब सारा एक्सपोर्टर बन गया। और कहीं ना कहीं कहाँ एक्सपोर्ट करता था, इंग्लैंड को, ठीक है। एट द सेम टाइम इट बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और साथ ही साथ क्या कि जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते थे भाई, उतना हम लोग इंपोर्ट भी कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स लोग हमारे इकोनॉमी को डाइल्यूट करने में लगे पड़े थे। आवर इंपोर्ट इंक्लूड्स, इंपोर्ट क्या करते थे हम लोग, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ वगैरह, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रिटिश से बन के आता था, खास करके इंग्लैंड से बन के आ जाता था, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने, तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, दोनों का कंपोजिशन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी, हमारा फॉरेन ट्रेड जो था उसकी बैकवर्डनेस दिखाई देती है। और अगर फॉरेन ट्रेड बैकवर्डनेस है तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी बैकवर्ड था, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर होगा पूरा मामला।
अब आते हैं सेकंड पॉइंट, क्या था भाई फॉरेन ट्रेड में, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कि मोनोपोली एक कंट्रोल था इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया था। मोनोपोली का मतलब है कि कोई दूसरा देश या कोई दूसरा कंट्री क्या करेगा कि इंडिया से कोई भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। जो भी भारत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा वो कौन करेगा, इंग्लैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या इंग्लैंड का यहाँ मोनोपोली था। इंग्लैंड किसके अंदर था भाई, या इंग्लैंड को कौन रन कर रहा था, ब्रिटिशर्स। क्लियर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन निकल के आता है यहाँ पर, मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चाइना, सैलोन, सैलोन बोला जाता था जिससे श्रीलंका को उस वक्त का, और पर्सिया बोला जाता था ईरान को, तो जो अभी ईरान है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 50% जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो कहाँ होकर गुजरता था, कहीं ना कहीं कहाँ जाता था, इन तीन देशों में। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड, और कंट्रोल और मजबूत हो गया जब से सुएज कैनाल 1869 में खुल गया। सुएज कैनाल एक ऐसा मतलब तुरुप का इक्का था, बोला जाए एक अलादीन का चिराग इन लोगों के हिसाब से एक हो गया, कि जो एक्सपोर्ट, मान लो कि ये भारत था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, तो अगर एक्सपोर्ट करता था तो ये कहीं ना कहीं इधर नेबरिंग कंट्री को ही कर पाता था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश। लेकिन जब ये सुएज कैनाल इधर से रास्ता खुल गया ये यूरोप वाला साइड का, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि पहले ही अगर दूसरे कंट्री में जाना होता था तो बहुत घूम के जाया करता था, ठीक है। लेकिन जब से ये खुला तो डायरेक्टली वो जाके अलग अलग देशों में जाके ईरान के पोर्ट से वो एक्सपोर्ट कर सकता था। वाइल एक्सपोर्ट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडियस इनपुट एंड द ब्रिटिश इंडस्ट्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड लाता था, और ह्यूज वे में कहीं ना कहीं हमारे देश में इन्फ्लक्स करता था। ठीक है, तो सुएज कनाल का क्या बेनिफिट हुआ ब्रिटिश को भाई, इट इज आर्टिफिशियल वाटरवेज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमम ऑफ द सुएज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, कि इजिप्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इजिप्ट की तरफ से नॉर्थ से साउथ की ओर जाने लगा। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ से साउथ की ओर पूरा जो भी प्रोडक्ट वगैरह था या जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। और ये कैनाल क्या प्रोवाइड किया जो ब्रिटिशर्स को है, कि बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका पोर्ट एंड द पोर्ट लोकेटेड इन द साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ओशियानिक, बाय रिमूविंग द नीड ऑफ अ सेल अराउंड द अफ्रीका। जो अफ्रीका से घूम के जाता था वो जाना नहीं पड़ता था, अब डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा पाता था, क्योंकि बीच में बहुत सारे देश आते थे। तो कहीं ना कहीं ये अफ्रीका ऐसे करके जाता था, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करता तो बहुत महंगा पड़ता था। इस वजह से कहीं ना कहीं सुएज कैनाल इन लोगों के लिए एक अलादीन का चिराग का जैसा काम किया। ठीक है, अब ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटा दिया। एक बार मान लो कि कोई भी चीज़ का अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाता है तो कहीं ना कहीं मुनाफा या बोला जाए प्रॉफिट जो था वो बढ़ गया, और ये इसका रीच जो है और मोनोपोली एक तरीके से कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, सरप्लस ट्रेड। अब सरप्लस ट्रेड क्या था भाई, बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द, सरप्लस ट्रेड तो हो रहा था, मतलब आवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड आर इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तब कहीं ना कहीं क्या है, किसको बोलते हैं हम लोग, सरप्लस ट्रेड, उसको बोलते हैं सरप्लस ट्रेड। वो तो हो रहा था, लेकिन वो किसको फायदा पहुंचा रहा था, वो फायदा पहुंचा रहा था ब्रिटिश को। वो किसको फायदा पहुंचा रहा था, ब्रिटिश को। डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, supplies of several essential commodities like a food grain, cloth and remained a deficient domestic market, and a trade of surplus was not being used for the growth and development of the country। और जो भी ये ग्रोथ का सरप्लस, जो भी ग्रोथ का पैसा आ रहा था, जो भी एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा था, वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा था। वो सारा पैसा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड या ब्रिटिश के झोली में। ठीक है, तो इंस्टेड इट इज यूज टू मीट क्या वो जो सरप्लस ट्रेड हो रहा था, एक्सपोर्ट से जो ज़्यादा पैसा मिल रहा था सुएज कैनाल खुलने की वजह से, और उनका मुनाफा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि एक्सपोर्ट का जो सारा जो मुनाफा होता था या जो भी प्रॉफिट होता था वो कहाँ यूज करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव और पावरफुल हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, और किस तरीके से हम लोग और अच्छे तरीके से इंडियंस को झुका पाएँ। और एक्सपेंस इन द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो भी वॉर वगैरह लड़ा जाता था ब्रिटिश के द्वारा, वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से पैसा खर्च किया जाता था, जो भी खास करके सरप्लस पैसा होता था। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि ब्रिटिश हमारे पैसे से हम ही लोगों को एक
डैमेज पहुंचा रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंस लेड अ ह्यूज ड्रेन ऑफ अ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से बहुत सारा जो संपत्ति था वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर के एक्सपेंस में जाता था, और ये कहीं ना कहीं एक बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी को दर्शाता है। तो आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ क्या होता है कि अगर हमारे देश में कमाया हुआ पैसा, मतलब हमारे देश का अर्न किया हुआ पैसा अगर कोई और या किसी और दूसरे देश के लोगों के लिए लग रहा हो, तो उससे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि किस तरीके से एक कंट्री का वेल्थ दूसरे कंट्री के वेल्थ को बढ़ा रहा है। तो ऑल्सो अ ह्यूज एक्सपेंस वर इंकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट द वॉर वगैरह, वो हम लोगों ने पढ़ा। और ऑल दीज एक्सपेंसेस वाज बॉर्न टू द इंडियन एक्सचेकर एंड दिस इंप्लाइज द ड्रेन ऑफ द वेल्थ, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये ड्रेन ऑफ द वेल्थ आ गया। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द ड्रेन ऑफ द वेल्थ, तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेना कि अगर कोई एक देश का पैसा अगर किसी दूसरे देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रहा हो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो ड्रेन ऑफ द वेल्थ, की यहाँ गलत तरीके से यहाँ से पैसा लेके या सही तरीके से ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आई होप सो आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक मतलब होता है पॉपुलेशन, यह याद रखना, ठीक है। डेमोग्राफिक क्या है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कि पॉपुलेशन किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से हमारे देश में क्या कंडीशन था पॉपुलेशन का। तो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल एग्जिबिट ऑल द फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेमोग्राफिक कंट्रोल या किस तरीके से डेमोग्राफी को देखा गया या किस तरीके से डेटा वगैरह दिखाया गया ब्रिटिश के द्वारा, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा इकोनॉमी क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुका हुआ इकोनॉमी और कहीं ना कहीं बैकवर्ड इकोनॉमी है। क्लियर। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर फोकस करने की बात है, और हम लोग एक एक करके पैरामीटर पर फोकस करते हैं। पहला कि हमारे देश में क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था, मतलब कहीं ना कहीं बर्थ रेट बहुत कम था और जो डेथ रेट था वो बहुत हाई था, मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेर वेरी हाई, दोनों बहुत हाई था, है कि नहीं। मतलब बोला जाए कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि 48 एंड 40 पर थाउजेंड लोगों का कहीं ना कहीं बर्थ रेट और डेथ रेट था, ये बहुत हाई है। तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट सजेस्ट दैट स्टेट हैव अ मैसिव पॉवर्टी, और इसकी वजह से क्या कि गरीबी बढ़ता चला गया, क्या पॉवर्टी बढ़ता गया। अब बर्थ रेट क्या होता है भाई, द एनुअल नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 1000 बच्चों में कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, जो क्रूड बर्थ है, ठीक है। और डेथ रेट क्या, 1000 लोगों में कितने लोगों का डेथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों हाई था, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को और इम्पैक्ट हो रहा था। दूसरा क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि अगर पर थाउजेंड लाइव जन्मे हुए बच्चे में से कितने लोग एक साल के अंदर, कितने बच्चे एक साल के इन्फेंट मतलब एक साल के अंदर वो लोग उस बच्चे का डेथ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त कितना था, 218। इसका मतलब कि 1000 बच्चे में से इतना कंडीशन खराब था, औरतों को खाना नहीं मिलता था सही तरीके से, तो 218 बच्चे मर जाते थे एक साल के अंदर, जो हजार बच्चे में जन्म लेते थे, सोचो। लेकिन एट प्रेजेंट क्या, 33, कि 1000 में से अभी कितने बच्चे मरते हैं एक साल के अंदर, 33। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत हाई था, तो ये भी एक गरीबी का या बैकवर्डनेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया है कि रेट ऑफ नंबर ऑफ डेथ अंडर द 1 ईयर अकरिंग अमंग द लाइव बर्थ ड्यूरिंग द गिवन ईयर पर थाउजेंड लाइव बर्थ अकरिंग अमंग द पॉपुलेशन इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर, कि एक साल में 1000 बच्चा जो है, 1000 बच्चा लाइव बर्थ में कितने बच्चे एक साल तक जीवित रह पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, मतलब लोगों का जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ था, मतलब किस तरीके से कितने लोग एवरेज एज क्या था हमारे देश का। तो इसका मतलब क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एवरेज एज किस तरीके का था हमारे कंट्री में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल वाज लो एज 32 ईयर्स। सोचो यार कि 32 ईयर्स क्या था, कि एवरेज पॉपुलेशन 32 साल ही जीता था, ठीक है, 1947 में। और आज हमारा कहीं ना कहीं क्या है, 69, मतलब 2021-22 में 69 ईयर्स कहीं ना कहीं एवरेज है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ हेल्थ केयर, और ये क्या बताता है कि भाई अगर लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा नहीं है, सैनिटेशन अच्छा नहीं है,
और कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी अच्छा नहीं है हमारे देश का, तो लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज द मीन्स टू अवेल देम, मतलब और अच्छे तरीके से फैसिलिटी वगैरह भी सही तरीके से नहीं दिया जाता था। तो व्हाट इज द टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स एवरेजली लोग हमारे देश में जीते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे देश बैकवर्ड इकोनॉमी हो रहा था। अब क्या लिटरेसी रेट, मतलब भाई जाहिर सी बात है कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर ठीक नहीं होगा तो उस वक्त हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत बहुत ख़राब था। लिटरेसी रेट क्या, कि अगर लिटरेसी रेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया, जो लिखना और पढ़ना जानता उसे क्या बोला गया कि वो लिटरेट है बंदा, वॉज लेस देन 16%। सोचो यार कि लेस देन 16% था, मतलब 100 लोगों में से कहीं ना कहीं 16 लोग ही 16 इंसान ही लोग या 16 लोग लिटरेट हो पाते थे, एजुकेट हो पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। फीमेल लिटरेसी रेट 7% वन ले था, कि 7%, अगर 100 फीमेल है तो उसमें से कहीं ना कहीं 7 जो फीमेल है वो पढ़ी लिखी मिलती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हम लोगों का ये बोला जाए किस तरीके से, और मान लो कि कोई इंसान अगर एजुकेट ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो किस तरीके से अपने रिफॉर्म्स को समझ पाएगा या किस तरीके से अपने राइट्स के बारे में समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो भावना मतलब आने ही नहीं दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो ये भी एक रीज़न है कि बैकवर्डनेस का। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब आते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर था, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का क्या हालत था। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसे डिस्क्राइब करा था। आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर एक बार वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक मजा आ रहा होगा कि भाई क्या क्या कंडीशन ब्रिटिश ने करा था। और भाई थोड़ा सा तो इसमें अपना दिमाग भी लगाओ यार, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि भाई आखिरकार भारत का कंडीशन क्या था उस वक्त। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से हम लोगों ने, सोचो कि हमारे पास सारा रिसोर्स होने के बावजूद भी हम लोग किस तरीके से ब्रिटिश के चंगुल में फंस गए, और कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्रिटिश के द्वारा लूटा गया। ये तो पूरा कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर यही बताता है कि किस तरीके से हमारा वेल्थ को ड्रेन किया गया, या वेल्थ किस तरीके से हमारा वेल्थ ब्रिटिश ने पूरा सफा चट कर गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो क्या है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, की पहला प्राइमरी सेक्टर में 72%, 1951 में 72% डिपेंडेंसी किसमें, प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर 50% था, एग्रीकल्चर लेबर 19.7%, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन वगैरह 2.4%, माइनिंग वगैरह, तो 72.7% कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी था। और कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर पर कितना, 10%, सेकेंडरी सेक्टर पर 10%, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिल्डिंग वगैरह बनाना। और 17% टर्सरी सेक्टर, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज वगैरह, और कहीं ना कहीं वो सारा फैसिलिटी, अदर सर्विसेज कुछ 10.6% था। ये हमारा टोटल परसेंट होता है। तो 72% के आसपास वहाँ पर, 10% के यहाँ पर, और 17% के आसपास यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बनता है, 100% के आसपास। यहाँ 6 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर 6 था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारा 100%। तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या, प्राइमरी सेक्टर पर हम लोगों ने फोकस करा था। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके का था। ठीक है, तो ये टेबल क्या ऑब्जर्व करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, क्योंकि 72% लोग किस पर, एग्रीकल्चर पर लोगों का डिपेंडेंसी था। फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड एंड यूएसए 2%। अभी के अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं उस वक्त जो इंग्लैंड था एंड यूएसए 2% डिपेंडेंसी था किस पर, एग्रीकल्चर पर। और जापान 12% एंड इन जर्मनी 14% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ये मान लो कि अभी जो डिपेंडेंसी है इंग्लैंड में या यूएसए में वो कहीं ना कहीं 2% है, जापान में जो डिपेंडेंसी है वो 12% है, और हमारे देश में कितना ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था, 72.7%। तो सोच लो क्या डिफरेंस था दोनों में। इंग्लैंड खुद कितना है कि 2% पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन हमारे देश कितने एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितना हो रहा था, 72.7%। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी 9% बेयरली था, लेकिन बोला जाए यूएसए 32%, 42% कहाँ पर, इंग्लैंड पर था उस वक्त, और 39% जापान पर इंगेज इन दीज एक्टिविटीज। तो कहीं ना कहीं ये सब रीजन है, ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किस तरीके से हमारे देश का कंडीशन था और दूसरे देश का कंडीशन किस तरीके का था। ठीक है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर में आते हैं, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। देर आर सम ग्रीन शूट्स इन द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो चेन्नई वगैरह रीजन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे और बंगाल, वो थोड़ा बहुत ग्रीन शूट रीजन था। मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी सही तरीके से हुआ करता था, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं लार्जली एब्सेंट कर दिया गया है। बट एट द सेम टाइम उड़ीसा
राजस्थान, पंजाब रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। लेकिन जो इन सारे रीजन में था, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब वगैरह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, किस पर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। ठीक है, तो आई होप सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब लास्टली और कहीं ना कहीं फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बर्बाद किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स वगैरह, ब्रिज वगैरह, रेलवेज वगैरह किस तरीके से लाए गए। कुछ फ़ायदा रेलवेज के लाने से हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादातर वो उस वक्त कहाँ फ़ायदा पहुंचाते थे, वो अपने सामान को या अपने लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा वो रेफरेंस देते थे। तो कहीं ना कहीं पहला कि इकोनॉमिक चेंज लाइक अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड पावर एनर्जी। सोशल चेंज क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी विच सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में क्या होता है, 1850 में कहीं ना कहीं रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे, एंड वे डेवलप्ड टू द ट्रांसपोर्ट द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। क्या किया जाता था, मतलब बाहर से जो भी आता था फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो क्या करता था, पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। इसीलिए जो ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे की वजह से या अपने फ़ायदे के लिए रेलवेज़ का इस्तेमाल किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो रेलवेज़ तो आया, आज रेलवे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले बार किसने फ़ायदा करवाया, कौन फ़ायदा उठा रहा था भाई, इसका पूरा ब्रिटिश उठा रहा था। हाउएवर इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ये कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अगर ब्रिटिश का आज अगर रेलवे नहीं लाया रहता ब्रिटिश, तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश में रेलवे उतना डेवलप नहीं होता, या उतना पाइपलाइन या उतना उस तरीके से ट्रैक वगैरह नहीं बिछा हुआ होता। तो डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरलेस प्रोवाइड अनइकोनॉमिकल, जो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, मतलब समंदर के अंदर तेल वगैरह लाने के लिए, ऑयल वगैरह लाने के लिए कुछ भी वो अनसक्सेसफुल रहा, अनइकोनॉमिकल। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैनाल ऑफ उड़ीसा इज 12 कॉस्ट built a huge cost but failed to complete with the railways and ultimately abandoned। जो एक बार ये ट्राई किया गया था उड़ीसा के कि भाई उसके कोस्ट के अंदर से हम लोग कुछ लाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश से मतलब हमारे देश में अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डेवलपमेंट हुआ, ये एक बड़ा मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने दिया कि पोस्ट और टेलीग्राफ का। और ब्रीफली सम ऑफ द मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश, कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, लेकिन वो सारा कहीं ना कहीं उस वक्त किसको फायदा पहुंचा रहा था, ब्रिटिश को। मतलब कहीं ना कहीं सोचो कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह बाद भी कहीं ना कहीं हमारा देश उस गड्ढे में था और उसी गड्ढे में रहा, और कहीं ना कहीं बद से बदतर होता चला गया। तो वाई देयर इज एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या कोई पॉजिटिव रहा हमारे देश पर या इकोनॉमी पर ब्रिटिश के द्वारा? सर्टेनली नॉट। इफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज स्टडीज इन द रेफरेंस ऑफ मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, द मोटिव वाज क्लियर एंड फोकस। अगर बोला जाए कि क्या मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, तो वो फोकस एंड क्लियर है। कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर, के फार्मर को किस तरीके से बर्बाद किया जाए। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रोडवेज ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एंड एंड सोशल ग्रोथ हुआ थोड़ा बहुत। कंट्रोल ऑफ फेमिनाइन, थोड़ा बहुत रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन, उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्या चेंजेस हुआ कि कहीं ना कहीं फेमाइन में कंट्रोल हुआ, क्योंकि लोगों के पास अच्छे तरीके से और सही समय पर खाना पहुंच जाता था। तो कहीं ना कहीं जो पहले जितना डेथ होता था उस तरीके से फेमाइन में डेथ नहीं हुआ करता था। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमारे देश में बेनिफिट भी हुआ। चौथा क्या, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया हमारे देश में, बार्टर सिस्टम हटकर कहीं ना कहीं मॉनेटरी एक्सचेंज में हम लोग काम करने लगे। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट, और ये फैसिलिटेट क्या कर रहा था कि लेबर्स वगैरह को सही तरीके से लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जा रहा था। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश हैव लेफ्ट द लेगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने लेगेसी दिया कि किस तरीके से एफिशिएंट वे में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। तो वो एक ग्रेट एग्जाम्पल किसके द्वारा दिया गया, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे तरीके से पढ़ो, ये सब सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के रेस्पेक्टिव के लिए। इट सर्व्स एज रेडी रेफरेंस टू आवर पॉलिटिकल एंड प्लानर्स, और ये एक सर्व करने की बात थी कि किस तरीके से हमारे पॉलिटिशियन और प्लानर काम करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ अच्छी काम भी जो काम किया ब्रिटिश, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अच्छा भी रहा हमारे देश में। और लेकिन ज़्यादातर अगर बोला जाए 10% फ़ायदा किया है, तो 90% कहीं ना कहीं नुकसान दिया गया। जो फर्स्ट ट्रेन रन किया गया था मुंबई टू थाने वाज 1853, ठीक है, 1853 में, 1850 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवेज, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ रेलवे से क्या हो गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे पहले कि रेलवे की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। रेलवे फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। क्या हो गया, डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन आ गया। मान लो कि रेलवेज एक बार आ गया तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को तो फायदा हो ही रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा इंडियंस को भी तो हो रहा था। इंडियंस भी तो फायदा उठा रहे थे, ब्रिटिश तो फायदा उठा ही रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ इंडियंस को भी फायदा हुआ। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री शोज अ सिग्निफिकेंट राइज। इसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे देश में कुछ हद तक बढ़ा था। ठीक है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पहला था। दूसरा क्या भाई कि रेलवे फैसिलिटेट अ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ गुड कैन नॉट बी मूव टू द डिस्टेंट प्लेस। दिस इम्प्लाइड अ मॉडेस्ट चेंज इन आउटलुक ऑफ फार्मर। और कहीं ना कहीं फार्मर्स को एक नया रूप दिया गया क्या कि भाई आप कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ फूड ग्रेन्स भी आप लोग कहीं ना कहीं जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, और फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन की वजह से फेमाइन वगैरह कंट्रोल हुआ, मतलब क्या भूखमरी वगैरह कंट्रोल हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये सारा कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में यूज करता था वो लोग, ताकि रॉ मटेरियल सही तरीके से वो पोर्ट तक पहुंचा पाए, जल्दी पहुंचा पाए और वो ब्रिटिश तक एक्सपोर्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंच, नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारे देश का। और फिनिश्ड प्रोडक्ट कमिंग अप एज अ इम्पोर्ट, और साथ ही साथ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी लाया जाता था ब्रिटिश के द्वारा हमारे देश में, तो वो पूरे देश में जाल के जैसा बिछाया जाता था, कहाँ, ब्रिटिश के द्वारा। दस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लेड टू द स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश को फायदा पहुंचाता था। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर से मैं एक लास्ट बार थैंक्स कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और आई होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एक अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसी तरीके से आप लोग भी पढ़ते रहिए। और टोटल जो 12th का इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टडीज है, उसका सारा लेक्चर्स आप लोगों को कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम के पहले प्रॉपर रिवीजन के साथ, ताकि हम लोग बोर्ड के समय में क्वेश्चन पैटर्न के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, उसका मैं कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।